हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से एनबीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर अंडरस्टैंड करने से पहले पहले हम जानते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें मिक्सचर की, दैट इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर present in any proportion that is known as mixture, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होगा सब्सटेंस का दैट इज यूनिफॉर्म, और इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म। अब क्वेश्चन में किसका पूछा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एन एलॉय ऑफ आयरन निकल कार्बन, दैट इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सोडियम क्लोराइड पाउडर, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो जो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसी की एक्सप्लेनेशन है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस जो क्या प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो सब्सटेंस का जो क्या होता है दैट इज कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसमें दो या उससे ज्यादा क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो कॉम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का वो यूनिफॉर्म ही होता है, उसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। सोडियम में कितने होते हैं, 11। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर में कितने होते हैं, 16। कौन सा चार्ज है, -2। तो ये आयंस कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है, 2। तो 16 + 2 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट Cl नेगेटिव, Cl के पास कितने होते हैं, 17। ये कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, 1। तो दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। और यार के पास भी क्या होते हैं, 18 होते हैं। तो दैट इज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट इज इन एन आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज सेम। क्या आयंस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है क्या वो सेम होते हैं, तो वो सेम नहीं होते, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इन एन आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज सेम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी सेम नहीं होते। थर्ड स्टेटमेंट, इन एन आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन नेवर बी इक्वल। तो आयंस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं क्या वो इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होता, तो वो इक्वल नहीं होते। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज यू हैव 4 क्लोज्ड कंटेनर। आपके पास 4 क्लोज्ड कंटेनर है, A, B, C, D, कंटेनिंग CH4, यानी कि कंटेनर A दैट इज CH4, कंटेनर B N2, कंटेनर C H2, कंटेनर D that is CO2 respectively. If the mass of gas in each container, जो mass of gas है हर एक कंटेनर का वो क्या है, that is mass कितना है, that is 10
gram. After that, which one of the four container would have maximum number of molecules of the gas? कि किसके अंदर, किस कंटेनर के अंदर सबसे ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं किसके, कंटेनर ए की बात, ठीक है। तो फर्स्ट इज कंटेनर ए, दैट इज मीथेन, ठीक है। इसमें जो गिवन मास है वो कितना है, दैट इज 10। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है किसका, मीथेन का, CH4। तो कार्बन दैट इज 12 प्लस 1 इंटू 4, 12 प्लस 4 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ molecules of the gas. So number of molecules is equal to given mass upon molar mass into Na। क्या होता है, N है, that is Avogadro number, that is Avogadro number, as we all know क्या होता है 6.022 into 10 raised to power 23। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले किसके निकालते हैं, कंटेनर ए के। कंटेनर ए में जो गिवन मास है दैट इज 10, ठीक है। मोलर मास कितना है 16 इंटू Na। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज 0.625 Na, 0.625 Na। तो ये किसकी आ गई, कंटेनर ए, कंटेनर ए। अब हम बात करेंगे किसकी, कंटेनर बी की। दूसरा है कंटेनर बी। कंटेनर बी कौन सा था, दैट इज N2, कंटेनर बी N2। तो कंटेनर बी का जो गिवन मास है दैट इज 10, वो तो सबका 10 ही है, ठीक है। गिवन मास कितना है, दैट इज 10 ग्राम। मोलर मास N2 का, मोलर मास ऑफ N2 दैट इज 14 into 2 दैट इज 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। 14 into 2 28 ग्राम पर मोल। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे 10/28 इंटू Na, ठीक है। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. इसकी भी समथिंग कुछ आएगी 0.3, दैट इज 0.375 Na, 375 Na, ठीक है। आफ्टर दैट कंटेनर सी, अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। कंटेनर सी क्या है, दैट इज H2। इसका कितना होगा, तो ये होगा मोलर मास, गिवन मास कितना है 10, 2 इंटू Na। तो इसका आंसर क्या होगा 5 Na। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कंटेनर डी। कंटेनर डी क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मोलर मास, गिवन मास 10 ही है, मोलर मास कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, 12 632 दैट इज 44, दैट इज 10 44 इंटू Na। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लो इसका भी, दैट इज 0.22 समथिंग निकाल लेना। आफ्टर दैट तो अगर मैं चारों की वैल्यूज कंपेयर करूं तो जो कंटेनर सी है, कंटेनर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज कंटेनर सी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास, कि इनमें बताना है कि किसका हाईएस्ट मास होगा, तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन 10 मोल्स ऑफ H2O, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला है दैट इज 10 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। इसमें बताना है कि सबसे
हाईएस्ट मास किसका होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसका हाईएस्ट मास। तो पहले तो हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसका मास, कैसे निकालेंगे, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, मोलर मास। तो उसके लिए हम H2O का मोलर मास पता होना चाहिए, क्या है H2O, दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 और प्लस 16 कितना हो गया, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा मोल्स कितने हैं 10 और मोलर मास 18, आंसर विल बी 180। कितना आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज 180 ग्राम। आफ्टर दैट सेकेंड का निकालते हैं। सेकेंड क्या है, that is 0.5 moles of C12H22O11, 0.5 moles of C12H22O11। तो फिर से मास इज इक्वल्स टू मोल कितने हैं 0.5, इसका मोलर मास निकाल लो C12H22O11, तो इसका मोलर मास होगा 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करके जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 171 ग्राम, 171 ग्राम। तो इसका आ जाएगा 171 ग्राम। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड इज 2.0 मोल्स ऑफ CaCO3, 2.0 मोल्स ऑफ CaCO3। तो इसका भी क्या निकालेंगे मोलर मास। तो इसका जो मोलर मास होगा दैट विल बी 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2.0, दैट विल बी 200 ग्राम। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ इज 4.0 मोल्स ऑफ CO2, 4.0 मोल्स ऑफ CO2, CO2 का मोलर मास 44, तो 44 इंटू 4.0, 176 ग्राम। तो इस केस में जो सबसे हाईएस्ट मास होगा वो किसका होगा, थर्ड वाले का, दैट इज 2.0 मोल ऑफ CaCO3। तो लेट्स सी 2.0 मोल्स ऑफ CaCO3, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका हाईएस्ट मास आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement is wrong with regard to strong acid? कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो फर्स्ट इज एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस दैट हैव अ सॉल्टी टेस्ट, कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है। क्या एसिड का जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है, वो कैसा होता है, सोर होता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी दैट इज द करेक्ट आंसर। यही क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट सोल्डर, कि सोल्डर के लेके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सोल्डर क्या होता है, इट इज एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। कितने परसेंट होता है, ये भी 50% और ये भी 50%। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन, इट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकेंड इज इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल, तो यूटेंसिल बनाने में हम इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, थर्ड ऑप्शन सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ CU इज एडेड टू मेक इट हार्ड, तो फोर्थ इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A and C, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 is consider the following 4 element where atomic number are given in Parthenos A 9 B 11 C 12 8 D 8 13, the element having same valency are। बताना है कि इनमें से किसकी वैलेंसी सेम होगी। तो A है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 9, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 और 7, ठीक है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है कंप्लीट करने के लिए 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। आफ्टर दैट बी कितना 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 1। आफ्टर दैट सी, तो इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसकी 2 8 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो डी देखते हैं दैट इज 13 2 8 3, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई 3। तो इस केस में जो ए और बी की वैलेंसी क्या है, सेम है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The number of electron in an element X is 18. X is 18. The number of neutron present in the nucleus, that is 20. Correct representation of element X is. So mass number is equals to number of proton plus number of न्यूट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 18 और न्यूट्रॉन कितने 20, दैट इज 38. तो कैसे लिखेंगे 38x 18. लेट्स सी ऑप्शन. फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. इन सब में ये सारी चीजें आती हैं, साइटोप्लाज्म आल्सो, बट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म. तो ये तो सही नहीं है. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट है गोल्जी एपेरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. तो यस, जो गोल्जी एपेरेटस है वो किस में इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. तो सेकंड स्टेटमेंट सही है. आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस प्लास्टिड हैव डीएनए. तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस प्लास्टिड, इनके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, जिस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी. आफ्टर दैट हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन. तो ये खुद के स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं बनाते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इनकरेक्ट. Mitochondria are said to be powerhouse of the cell as ATP is generated in them. तो ये बात भी सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. क्यों, क्योंकि इसके अंदर एटीपी क्या होती है, जनरेटेड होती है. एटीपी इज एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट. तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका बी और सी ऑप्शन है, सॉरी जो बी और डी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 11. The cell organelle that have their own DNA and ribosomes are. कि ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. तो फर्स्ट इज गोल्जी एपेरेटस एंड लाइसोसोम, इनकरेक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इज द करेक्ट आंसर. तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज द प्रोटीन एंड लिपिड्स विच आर असेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय. जो प्रोटीन्स और लिपिड है वो किस लिए जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय. तो वो किससे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो वो होते हैं RER से, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेट्स सी ऑप्शन. फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकरेक्ट, गोल्जी एपेरेटस इनकरेक्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिश्यू. ठीक है, फर्स्ट इज एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू. तो ये परमानेंट टिश्यू नहीं होते, दैट इज मेरिस्टमेटिक टिश्यू. मेरिस्टमेटिक टिश्यू, तो ये तो हो गई इनकरेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. कोलन काइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर्स. ये तो सही है. मेरिस्टमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स. ये भी सही है. पेरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस. तो ये भी सही है. तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, दैट इज बी, सी एंड डी. लेट्स सी ऑप्शन. फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 इज इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट रिमूव द टिप ऑफ अ शुगर केन प्लांट. कि एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ने शुगर केन की प्लांट की जो टिप थी उसे रिमूव कर दिया. इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि प्लांट इज स्टिल ग्रोइंग इन लेंथ. तो वो ऑब्जर्व करता है कि जो प्लांट है उसकी लेंथ जो है वो फिर भी बढ़ रही है. तो इट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. तो किसकी वजह से, तो क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. और शुगर केन प्लांट क्या होता है, दैट इज अ मोनोकोट प्लांट. मोनोकोट प्लांट, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. लेट्स सी ऑप्शन. एपिकल मेरिस्टम इनकरेक्ट, कैम्बियम इनकरेक्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 is while cycling a student meet with an accident in which two long bones of his right hand were dislocated. कि साइकिलिंग चलाते चलाते एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी दोनों लॉन्ग बोन्स जो है राइट हैंड की वो डिसलोकेट हो जाती हैं.
तो उसका पॉसिबल रीजन क्या है डिसलोकेशन का? तो जो डिसलोकेट होती है जो बोन्स, उसका जो पॉसिबल रीजन है उसमें क्या होता है, लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, लिगामेंट ब्रेक। और कौन सी लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती है, दैट इज रेडियस एंड अल्ना। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, टेंडन ब्रेक इनकरेक्ट, लिगामेंट ब्रेक इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। टेंडन्स, टेंडन्स क्या होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन्स एंड मसल्स। आफ्टर दैट टफ होते हैं, इनइलास्टिक एंड फाइब्रस इन नेचर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों लॉन्ग बोन्स थी हैंड के अंदर वो क्या हुई थी, डिसलोकेट हुई, तो टेंडन ब्रेक तो पॉसिबल नहीं है। आफ्टर दैट स्केलेटन मसल्स, skeleton muscles tissue are closely attached to the skeleton bones and maintain the structural framework of the body। किससे अटैच्ड होती है वो, skeleton बोन से, और हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल एक फ्रेमवर्क किसके वजह से मिलता है, स्केलेटन मसल्स की वजह से वो मेंटेन करके रखती हैं। स्केलेटन मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स, किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, बाय टेंडन्स, एंड दे क्रिएट ऑल द बॉडी, ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू वन अनदर। So breakage of skeleton muscles is also not possible for the dislocation of bones. After that areolar tissue, areolar tissue क्या होता है, that is a loose connective tissue जो कहाँ present होता है, beneath the skin। ये भी क्या provide करते हैं, support provide करते हैं for epithelium and support the internal organ and also help in tissue repair। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर होगा that is ligament। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज कंसिडर द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट, और बताना है कि क्लासेस ऑफ प्लांट हैविंग स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो वो किसके पास होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, दैट इज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट। ऑप्शन देखते हैं, ब्रायोफाइट इनकरेक्ट, जिम्नोस्पर्म सही है, टेरिडोफाइट इनकरेक्ट, हेलोफाइटा इनकरेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग बी और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवीज हैव फेदर कवर्ड बॉडी, फॉर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो बात तो सही है। एवीज आर वार्म ब्लडेड, एग लेइंग एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये भी सही है। एम्फीबिया, फिशेज, रेप्टाइल्स आर ओविपेरस, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस, तो ये भी क्या है, सही। तो इसके अकॉर्डिंग ए, बी और डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स सी, फर्स्ट इनकरेक्ट, बी और सी इनकरेक्ट, ए, बी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज अमंग द फॉलोइंग द ट्रू फिश इज। तो ट्रू फिश कौन सी है इनमें से, डॉग फिश जिसे हम कहते हैं स्कॉलीडॉन, और दैट इज वर्टिब्रेट्स, दैट इज वर्टिब्रेट्स। जेलीफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, ये क्या है, इन वर्टिब्रेट्स। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of 4 common gases, namely oxygen, chlorine, carbon dioxide and carbon monoxide, select the correct option from the following table। कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, इनमें से क्या यूज होता है, that is chlorine. After that acidic oxide, so acidic oxide is carbon dioxide. Let's see option, first is carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen incorrect, second is carbon dioxide, ये भी incorrect, ये भी। तो last option is the correct answer। तो उसके according जो आपका fourth option हो जाएगा that is the correct answer। next question, next question से पहले इसकी explanation। in respiration जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस किसके वजह से, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबक्शन, बिकॉज इन द लिमिटेड स्पेस इनसाइड अ गैस हीटर देयर इज नॉट एनफ ऑक्सीजन टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। Chlorine is highly effective method of disinfection, so it is used in water purification
सिस्टम। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर, सो CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। After that, question number 20 is the pH of water sample collected from a river was found to be acidic. जो pH थी, pH of water sample जो river से collect की गई, उसकी जो acidic range थी वो थी 3.4 to 4.6. On the bank of the river were several factories that were discharging effluents into the river. The effluents polluting the river and disturbing the pH of water are almost likely to be of. तो किसकी वजह से? जो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, तो ये तो सही नहीं है। लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो यही है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 21 is in the following food chain, if the energy available to the organisms of the fourth trophic level is 15 joule, ये फूड चेन गिवन है और जो एनर्जी अवेलेबल है ऑर्गेनिजम्स की फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में वो कितनी है? 15 जूल। द एनर्जी मेड अवेलेबल बाय द प्रोड्यूसर फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो किसकी पूछा इन्होंने? प्रोड्यूसर का कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए एक लॉ होता है, दैट इज 10%। लॉ आपने इकोलॉजी में पढ़ा भी होगा, तो पहले से ही समझते हैं। तो क्या होता है 10% लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ फूड चेन। की फूड चेन के अंदर क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। ये दिया किसने था? ये दिया था रेमोंड लिंडमैन ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एनर्जी एंटर करती है पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में, इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। हर लेवल में कितना? दैट इज 10%, which means in a food chain only 10% of energy is transferred to the next trophic level. कि हर एक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? दैट इज 10%। तो एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कितनी है? 15 जूल। तो जो आपको फूड चेन गिवन है दैट इज ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। तो अगर बात करें एनर्जी एट थर्ड लेवल ट्रॉपिक लेवल में कितनी होगी? वो 10 टाइम्स ज्यादा होगी किससे? प्रीवियस लेवल से। कितने? 10 टाइम ज्यादा। तो इसमें कितनी होगी? दैट इज 150 जूल। आफ्टर दैट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो उसमें भी कितनी होगी? दैट विल बी 150 इंटू 10, तो कितना हो गया? 1500 जूल। अब में किसका निकालना है? सबसे पहले प्रोड्यूसर का बताना है कि प्रोड्यूसर में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितना होगा। तो दैट इज 1500 इंटू 10, तो दैट इज 15,000 जूल। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो फर्स्ट इज नहीं है, 15,000 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कैरिड आउट थ्रू द नेक्स्ट ट्रॉपिक level. After that, question number 22 is in our country the major problem in harnessing nuclear energy is of. तो वो क्या है? That is safe disposal of the spent fuel of the reactor. तो let's see, converting nuclear energy, तो ये तो नहीं है, establishing nuclear reactor ये भी नहीं है, splitting of nuclei ये भी नहीं है, तो बाकी last option is the correct answer. Next question. Question number 23 is consider the following statement. फर्स्ट इज वेरिएशन इज मिनिमम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन पाए जाते हैं क्या वो मिनिमम होता है? तो ये तो हो गई इनकरेक्ट, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन। जो चेंज होता है जेनेटिक कॉम्पोजिशन में वो किसकी वजह से है? वेरिएशन की वजह से। तो ये तो सही है। ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। क्या सारे जो स्पीसीज के अंदर जितने भी वेरिएशन होते हैं क्या सर्वाइवल के लिए सबके पास इक्वल चांस होता है? दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स अ बेसिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो बी और डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज 2 पी प्लांट, वन विद राउंड ग्रीन सीड। 2 पी प्लांट है जिसमें वन विद राउंड ग्रीन सीड्स और दूसरे में विद wrinkle येलो सीड्स। प्रोड्यूस प्लांट ऑफ F1 जनरेशन दैट हैव राउंड येलो सीड्स। तो व्हेन द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन आर सेल्फ पॉलिनेटेड द टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्टेन इन द प्लांट F2 जनरेशन वर। कि जो नया
कैरेक्टर्स ऑब्टेन होंगे F2 जनरेशन में, वो कौन कौन से होंगे? दैट इज राउंड येलो एंड ब्रिंकल ग्रीन, राउंड येलो एंड wrinkle green. Let's see option. First, round yellow, round green, incorrect. Round yellow and wrinkle green is the correct answer. Next question. Consider the following statement. First is thyroxine regulate carbohydrate, protein and fat metabolism of the body. तो ये तो सही है कि जो थायरोक्सिन है वो क्या रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर. आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन. थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए क्या आयरन जरूरी है? तो दैट इज इनकरेक्ट. थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड अ थायराइड हार्मोन. तो ये तो सही है. थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन. तो ये भी सही है. आयरन नीड नहीं होता. कौन सा होता है? दैट इज आयोडीन. तो इस केस में जो करेक्ट स्टेटमेंट है ए, सी और डी. So let's see option. Third option is the correct answer. Next question. Question number 26 is the growth of pollen tube toward ovule within styler tissue is due to. जो growth होती है pollen tubes की ovules के towards within styler tissue, वो किसके वजह से होती है? वो होती है chemotropism. तो first option is the correct answer. Next question. In human being, the posture and balance of the body is controlled by. कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पोस्चर है और बॉडी का जो बैलेंस है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो वो होता है सेरिबेलम. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किससे? टू कार्बोहाइड्रेट. तो फर्स्ट तो सही है. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इनकरेक्ट. For third is absorption of photon light by chlorophyll. It is the correct. Conversion of light energy to chemical energy. तो ये भी सही है. तो इसके अकॉर्डिंग ACD. तो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा that is the correct answer. तो फोटोसिंथेसिस एज वी ऑल नो कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में. दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, विच इज ग्रीन कलर पिगमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है. इट टेक प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट. अब फोटोसिंथेसिस के दो मेजर रोल है. एक पहला, ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है फूड का, सॉरी प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है. जो भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है? वो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड है. तो दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. और ये भी सर्वाइवल के लिए क्या है? जरूरी है. अब कुछ अलग अलग फेजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में. पहला, ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटीपी का प्रोडक्शन और कार्बन फिक्सेशन का. क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और ब्रेक डाउन करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को. किसमें? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ठीक है. और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर. लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. और प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू. एंड देन एंटर द फोटोसिंथेसिस केल्विन साइकिल. This absorbed carbon dioxide is reduced and lead to the formation of carbohydrate. ये एक जनरल सा प्रोसेस है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बस इसमें एक जो केल्विन साइकिल है वो भी आपने स्टडी की होगी. ठीक है. आफ्टर दैट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 29 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस. तो यस, लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी नीडेड है. तो ये ऑप्शन सही है. ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम. ये भी सही है. There is no movement of molecules among cell. That is incorrect. Organisms repair and maintain their body structure. तो ये भी सही है. तो इसके अकॉर्डिंग ABD is the correct answer. Next question. The part of alimentary canal which receive bile from the liver is. जो क्या रिसीव करता है bile from the liver is that is small intestine. और esophagus incorrect, stomach incorrect, large intestine incorrect, small intestine is the correct answer. Next question. Which of these statement is not true for Mendeleev periodic table? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो फर्स्ट इज एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो ये तो सही है. एनोमलीज रिगार्डिंग एटॉमिक मास वर रिमूव्ड. ये भी सही है. नो प्लेस फॉर एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड. तो थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी.
ये हमने देखा था पहले भी कि जो मेंडलीव्स ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो किस बेसिस पे किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, while taking chemical property into consideration. It was also observed that there occur a periodic reoccurrence of element with similar physical और chemical properties, और जिनकी properties similar थी उन्होंने उन्हें ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। ये हमने periodic classification of elements में डिस्कस किया था इन डिटेल। आफ्टर दैट उन्होंने कुछ लेफ्ट छोड़ दिए थे, he left some gaps, predicted that some element will discovered later. When inert gas were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing table. After that, हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी मेंडली पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर थी, अल्कली मेटल्स के, बाय फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन एंड रिसेंबल हैलोजेंस बाय फॉर्मिंग अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो एक बार आप रीड आउट कर लेना। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड X इज C2H6O। ये जो फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड है X, इसका फॉर्मूला है C2H6O, जिसे हम यूज्ड करते हैं, विच इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन कार फ्यूल्स। दिस कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कंपाउंड Y, कि जब इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, Y, विच ऑन बीइंग ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा, जो किसके साथ ट्रीट करके, बेकिंग सोडा के साथ ट्रीट करके क्या देता है, एफरवेसेंस देता है। तो X और Y रेस्पेक्टिवली है क्या, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, when carbon dioxide react with baking soda to give effervescence, ठीक है। अब जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एसिड। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि जब हमने क्या किया, दिस कंपाउंड, इसका ऑक्सीडेशन किया तो हमें कौन सा कंपाउंड मिला, Y। तो अगर बात करें अल्कोहल की, तो अगर इसे लिखें दैट इज C2H5OH, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा ये, तो इट विल प्रोड्यूस एसिटिक एसिड CH3COOH plus H2O. When acetic acid CH3COOH react with किसके साथ, बेकिंग सोडा, that is NaHCO3, so it will form CH3COONa plus CO2 plus H2O। तो इस केस में क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज मिथेनॉल एंड मिथेनोइक एसिड, इनकरेक्ट। ethanol and ethanol, incorrect. Ethanol and ethanoic acid is the correct answer. Next question. Question number 33 is, the molecular formula of cyclopentane is C5H10. In its structure there are, कि जो molecular formula है cyclopentane का C5H10, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, फर्स्ट इज 13 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड, 12 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड, 15 सिंगल बॉन्ड ओनली और 10 सिंगल एंड 2 डबल बॉन्ड। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और जब आप आंसर देते हो तो मेंशन किया करो 33 का ए या 33 का बी, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट अ कोवेलेंट कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है। तो फर्स्ट इज NaCl, एज वी ऑल नो NaCl क्या है, दैट इज आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट क्या हो गया, आयनिक, तो ये तो नहीं है। KNO3 भी क्या है, आयनिक, ये भी नहीं है। और CCl4 क्या है, दैट इज कोवेलेंट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एलिमेंट, उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, ये भी आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये किस में ब्रेक डाउन होता है, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोवेलेंट, that is covalent compound, क्यों, electron shared by the carbon and fluorine atom are nearly at the center of the bond। कैल्शियम सल्फेट, इसका जो कैल्शियम फॉर्मूला होता है CaSO4, और इससे अगर ये किस किस से मिलकर बना है, कैल्शियम केटायन Ca2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी क्या है, आयनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ 3 metals which can be obtained by the electrolysis of their मोल्टन क्लोराइड, तो वो कौन से 3 मेटल्स हैं
जो कहाँ कैसे ऑब्टेन होते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स. फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, इनकरेक्ट. कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तीनों ही क्या है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट इज ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड. सही है. सम ऑफ द मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ये भी सही है. ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो उसके लिए बी, सी, डी. ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ये सबको पता है. दे गिव एन एल्केलाइन सॉल्यूशन, जब उन्हें हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं. इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. गोल्ड जनरली डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड. जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड एसिड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. As all metal oxide react with water to give base, जैसे CaO plus H2O, calcium hydroxide. Some non-metal oxide react with water to form acid. Some of the metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Or all metal carbonate react with acid to give salt, carbon dioxide and water. Next question. Question number 37 is a metal react with water to form an alkaline solution. कि एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन. इफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द क्लोराइड ऑफ दिस मेटल इज नोन एज ब्राइन. जो एक्वस सॉल्यूशन है क्लोराइड का ऑफ दिस मेटल, उसे हम कहते हैं ब्राइन. तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप और पीरियड से बिलोंग करता है. तो ब्राइन क्या होता है, दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस H2O. जो सोडियम है वो कौन से आता है, ग्रुप 1 से और पीरियड 3 से. तो लेट्स सी ऑप्शन. सेकेंड पीरियड थर्ड ग्रुप इनकरेक्ट, थर्ड पीरियड सेकेंड ग्रुप इनकरेक्ट, सेकेंड पीरियड फर्स्ट ग्रुप इनकरेक्ट, थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्माइट रिएक्शन. इनमें से कौन सी थर्माइट रिएक्शन है. तो थर्माइट रिएक्शन कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ में हीट एनर्जी रिलीज होती हो. तो फर्स्ट ऑप्शन Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu, तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज 3MnO2 प्लस 4Al3Mn2, तो ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आफ्टर दैट Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, तो दैट इज अ थर्माइट रिएक्शन. एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ठीक है, तो thermite reaction is a broad term describing an exothermic reaction between ferrous oxide और aluminium. ये याद रखना. Thermite process is the reduction of metal oxide with aluminium pyridine, जिसमें ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी लिबरेट होती है, उसे हम कहते हैं thermite process. This aluminium iron oxide combination often known as thermite and it is well recognized for the capacity to create high heat on burning. तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो दे डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम द कंपाउंड. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वी ऑल नो जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो दैट इज अ थर्माइट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous solution of which one of the following carbon compound would have maximum concentration of hydrogen ion. कि इनमें से हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है. तो वो फर्स्ट इज फर्स्ट इज C3H7OH, सेकेंड इज C2H5CHO, third is CS3COCS3, fourth is C2H5COH. so last option is the correct answer, C2H5COOH. next question, two miscible liquid have boiling point. दो miscible liquid है जिनका boiling point है 132 डिग्री सेल्सियस एंड 150 डिग्री सेल्सियस. उसे हम किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो ऑप्शन चेक. सेंट्रीफ्यूगेशन incorrect, distillation incorrect, separating fuel incorrect, fractional distillation is the correct answer. next question,
Question number 41 is two gases which can be used for the storage of fresh sample of an oil for a long time are. वो दो गैसेस कौन सी हैं जिससे हम किस लिए यूज करते हैं फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो हम किससे यूज करते हैं, कौन कौन सी गैसेस है वो? नाइट्रोजन और हीलियम। तो ऑप्शन चेक करते हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनकरेक्ट, नाइट्रोजन एंड हीलियम इज द करेक्ट आंसर। 42 is what is observed when you place a shining copper plate in a beaker containing aqueous ferrous sulfate solution for about 30 minutes. So that is copper plate Cu plus FeSO4। तो इस केस में जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द सॉल्यूशन टर्न ब्लू इनकरेक्ट, द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस इनकरेक्ट, द सॉल्यूशन रिमेन्स ग्रीन एंड नो चेंज टेक प्लेस इन द कॉपर प्लेट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 43 is a student burns a magnesium ribbon on a Bunsen flame and collect the ash form on a watch glass। कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है, जो उसका ऐश है वो उन्होंने किस में कलेक्ट किया, वॉच ग्लास में। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट? तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं 2Mg plus O2 it will form 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रिबन बर्न होता है विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, तो द कलर ऑफ द ऐश फॉर्म इज ब्राउन इनकरेक्ट, the ribbon for burned with the brilliant white light. Second option is the correct answer. Next question. Question number 44 is select from the following a species of honey which has high honey collection capacity and is commonly used for commercial honey production. इनमें से बताना है कि कौन सी स्पीसीज है हनी बी की जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में हनी होता है, जिसे हम यूज करते हैं कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए। तो दैट इज एपिस मेलिफेरा। तो फर्स्ट इज एपिस कैरेना इंडिका इनकरेक्ट, एपिस डोर्सेटा इनकरेक्ट, एपिस फ्लोरा इनकरेक्ट, एपिस मेलिफेरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज द मीनिंग ऑफ ओजोन होल इज। ओजोन होल का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ अ लार्ज साइज होल इन द ओजोन लेयर, small holes scattered in the ozone layer. Third is thinning of ozone layer in the upper reaches of the atmosphere. Third option is the correct answer. Next question, producing antiviral drugs के antiviral drugs को produce करना, जैसे for example COVID-19 की आई थी, वैक्सीन आई थी, was a much harder task। वो अपने आप में क्या है, एक harder task है than making antibacterial drug medicine because the viruses have a protein coat, virus are on the borderline of living and non-living, virus make use of the host machinery for their life processes, virus have very few biochemical mechanism of their own। तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर कि वायरसेस के पास बहुत few biochemical mechanisms होती हैं खुद की of their own। नेक्स्ट क्वेश्चन, peoples living in an overcrowded and poorly ventilated house are likely to suffer from, कि जो peoples हैं वो ओवरक्राउडेड एरिया में रहते हैं जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं है, तो उन्हें कौन सी डिसीज होगी? तो फर्स्ट इज एयरबोर्न डिसीजेस, और एयरबोर्न डिसीजेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट, किलोवाट आवर, जूल, न्यूटन मीटर, पास्कल मीटर स्क्वायर। तो इनमें से यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा है, तो किलोवाट आवर भी है, जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है, लेकिन पास्कल मीटर स्क्वायर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ABC इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।